आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने के अपने नापाक इरादों को किया जाहिर। रेजिस्टेंस ने कहा किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। महाकुंभ में नरेंद्र मोदी बोट से संगम पहुंचे। पीएम मोदी ने लगाई संगम में अकीदत की डुबकी। सीलमपुर में वोटिंग के दौरान जमकर हुआ बवाल। बुर्का पहनी ख्वातीन पर फर्जी वोटिंग का इल्जाम। वोटिंग के बीच जंगपुरा में हंगामा। पुलिस से मनीष सिसोदिया की हुई झड़प। और दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोट। सदर द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़े लीडरों ने डाला वोट। सुब्रमण्यम स्वामी ने वोट कर बता दिया किसे दिया वोट। साबिक मरकजी वजीर ने एक्स पर किया पोस्ट, छिड़ा तनाजा। भीख मांगते हुए नजर आए बीजेपी लीडर। फोटो वायरल होते मच गया हड़कंप। महाकुंभ को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा मेरा खुदा पानी में नहीं रहता। टीएमसी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा का नॉनवेज पर आया बयान। कहा यूसीसी और नॉनवेज पर बनाया जाए कानून। गुजरात हुकूमत ने यूसीसी को लेकर दी बड़ी जिम्मेदारी। रंजना देसाई को दी यूसीसी की कमान। आखिरकार अमेरिका की नई ट्रंप हुकूमत ने भी अपना इजराइल हिमायती रंग दिखा ही दिया। अमेरिका में नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद गजा और फिलिस्तीनियों के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मच गई है। दरअसल ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को गजा से मुल्क बद्र करके पूरे गजा पर कब्जा करने की बात कही है, जिसके बाद हमास ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि फिलिस्तीनी अवाम और रेजिस्टेंस ऐसा कभी नहीं होने देंगे। गजा में फिलिस्तीनी अवाम ने अभी राहत और सुकून की सांस लेना शुरू ही किया था, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन पर सुकून से रह सकें। गजा पर कब्जा करने के अपने नापाक इरादों को जाहिर करके अमेरिका ने एक तरफ जहां इजराइल को खुश किया है, तो वहीं रेजिस्टेंस फिलिस्तीनी ऑफिशियल्स और अरबों को भी गुस्सा दिला दिया है। द गार्जियन के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिका गजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा और हम भी इसके साथ काम करेंगे, हम इस पर मालिक होंगे। यानी कि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका गजा को पूरी तरह काबू करने जा रहा है और इसका मालिकाना हक भी वो अपने पास ही रखेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि गजा डेमोलिशन की जगह बन चुका है और अब इस जगह से फिलिस्तीनियों को निकालकर जॉर्डन और मिस्र में मुंतकिल कर देना चाहिए। ट्रंप के इस बयान के बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास और अरब वज़राए खारजा ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसकी जमकर क्लास लगाई है। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास और उसके हामी ग्रुप पीआईजी ने ट्रंप के तबसरे को सिरे से खारिज करते हुए ट्रंप के प्लान को नस्लप्रस्त और गैर इंसानी करार दिया है। सीनियर हमास अफसर समी अबू ज़ुहरी ने कहा कि हम इसे खित्ते में अफरा तफरी और कशीदगी पैदा करने का एक नुस्खा मानते हैं। फिलिस्तीनी अवाम ऐसे प्लान्स को कभी पास नहीं होने देगी। उधर अरबों ने भी इस बार चुप्पी साधने की बजाय अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया। अल मयादीन के मुताबिक 5 अरब वज़राए खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जा करने की तजवीज को खारिज कर दिया और ट्रंप से इसके बजाय खित्ते की दोबारा से तामीर के लिए मदद का प्लान पेश किया। साथ ही वज़रा ने अमेरिका के वज़ीर खारजा को खत लिखकर ट्रंप से अपना बयान वापस लेने का भी दबाव डाला। ट्रंप के सिर्फ बयान भर आने से दुनिया में इतनी खलबली मच गई। अब देखना ये होगा कि अगर ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर वाकई कोई कदम उठाया तो इसका क्या रिएक्शन सामने आएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 11 बजे संगम में अकीदत की डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा अर्चना की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के महाकुंभ आगमन को लेकर हिफाजत के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। वहीं हिफाजती एजेंसियों ने कमान संभाली। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए नैनी में दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैदान पहुंचे। उसके बाद सुबह 10:45 के आसपास अरेल घाट गए। अरेल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचे और संगम में अकीदत की डुबकी लगाई। संगम में डुबकी के बाद संतों और साधुओं से मुलाकात की। उसके बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी से पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और अलग अलग इलाकों के कई दीगर हस्तियों ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं मंगल के दिन को भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने महाकुंभ का दौरा किया और त्रिवेणी संगम में पाक अकीदत की डुबकी लगाई थी। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी थे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटिंग के बीच सीलमपुर असेंबली इलाका जंग का इलाका बन गया है। यहां बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि कुछ ख्वातीन ने बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की है। वहीं कुछ खातून वोटर्स ने इल्जाम लगाए हैं कि उनके वोट पहले ही डाल दिए गए। इन सब के बीच बीजेपी, आप और कांग्रेस के कारकुनानों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि पार्टी ने बाहर से ख्वातीन लाकर मास्क और बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डलवाए हैं। वहीं कुछ मकामी ख्वातीन कह रही हैं कि उनके नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है, जबकि उनकी उंगली पर स्याही ही नहीं लगी, यानी कि उन्होंने वोट नहीं डाले। इस बीच दोनों फरीकों की ओर से नारेबाजी और धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान नामुनासिब अल्फाजों का भी इस्तेमाल किया गया।
आज वोटिंग के दौरान दिल्ली के जंगपुरा में जमकर हंगामा हुआ, जहां आप लीडर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर शदीद इल्जाम लगाए। उन्होंने दावा किया कि जंगपुरा इलाके में बीजेपी पैसे बांट रही है। सिसोदिया ने कहा कि वहां बीजेपी की टेबलें लगी हुई हैं। हालांकि पुलिस ने इन इल्जामों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि जैसा मनीष सिसोदिया बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप जरा वीडियो देखिए। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बट रहा था। अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए यहाँ पे। इनको बस कागज आना राकेश सागर के साथ वो तो मेरा मकाम नहीं मांगना, मेरा काम वो मांगना है कि इनके कागज भी दिखाएंगे। सर आप अभी हमारे तो मांग रहे थे, अभी आप उधर टेबल पे आके अभी तो मांगे आप रेड से। हमने सिर्फ ये मांगा आपसे भी, बोर्ड पे ये लगाओ। ये तो हम भी लगा लेंगे, ये तो हम भी लगा लेंगे। परमिशन राकेश सागर के साइन किए हुए कागज दिखवाओ इनसे। परमिशन ला रहे हैं। राकेश सागर के साइन किए हुए कागज दिखवाओ इनसे। न्यूट्रल है हमारा, किसी न्यूट्रल नहीं हो, कागज दिखाओ कि राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है यहाँ पे। भाई वो पेपर कहाँ है, परमिशन राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवा लो। प्रिंट करो भाई साहब नहीं है। नहीं है तो हटवा देंगे। तो हटवा दो ना, भी हटवा दो, हटाओ उनको टेबल, हटाओ इनको, हटाओ बीजेपी को, हटाओ इसको, बीजेपी हटाओ बीजेपी को, हटाओ इनको से, हटाओ इनको से, हटाओ कागज का परमिशन का। अरे जब लगा रहे। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आज एक ही फेज में वोट डाले गए। आज दिल्ली के वोटर्स ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में अपना वोट डाला। दिल्ली की सीएम और कालकाजी असेंबली हलके से आप उम्मीदवार आतिशी ने कालकाजी के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा, धर्मयुद्ध में भगवान हमारे साथ है, धर्मयुद्ध में काम और सच्चाई की ही जीत होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर और जंगपुरा असेंबली हलके से एमएलए उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने नई दिल्ली असेंबली हलके के लेडी इरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। उनकी अहलिया सीमा सिसोदिया ने भी इसी पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी वोट डालने के लिए निर्माण भवन पोलिंग स्टेशन पहुंचे। वजारत खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी अहलिया ने एनडीएमसी स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज तुगलक क्रिसेंट में अपना वोट डाला। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने अपनी अहलिया लक्ष्मी पुरी के साथ आनंद निकेतन वाके माउंट कार्मल स्कूल में वोट डाला। बीजेपी एमपी बासुरी स्वराज ने जनपद वाके पोलिंग बूथ पर वोट डाला। दिल्ली की नई हुकूमत चुनने के लिए साबिक मरकजी वजीर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसको लेकर तनाजा छिड़ गया। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने किसको वोट डाला है। साबिक मरकजी वजीर सुब्रमण्यम स्वामी की एक एक्स पोस्ट से तनाजा खड़ा हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये मालूमात दी कि सुबह 7 बजे ही अहलिया के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर उन्होंने वोट किया। उन्होंने अपनी इसी पोस्ट में ये भी बता दिया कि उन्होंने किसे वोट किया है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साबिक अफसर केबीएस सिद्धू ने वोटिंग से मुतालिक नियमों के खिलाफ इस पोस्ट को बताया है। बीजेपी के लिए साबिक मरकजी वजीर ने यह भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी और एफिशिएंसी के साथ वोटिंग के इंतजाम किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी की जीत की उम्मीद कर रहा हूं। बंगाल बीजेपी के एक समय में ताकतवर लीडर रहे इंद्रजीत सिन्हा को बीमार हालत में बीरभूम जिले के तारापीठ वाके शमशान घाट में कटोरा लेकर भीख मांगते देखा गया। इंटरनेट मीडिया पर भीख मांगते हुए उनकी तस्वीर वायरल होते ही पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया। बता दें कि इंद्रजीत सिन्हा को इलाके में एक टाइम पर बुलेट दा के नाम से जाना जाता था। जैसे ही रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर ममिलकत बराए तामिल सुकांत मजूमदार को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत जलाई सदर को फोन कर फौरन उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के हुक्म अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने भी इसकी जानकारी ली। इसके बाद इतवार को रातों रात सिन्हा को कोलकाता के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया। सिन्हा एक वक्त बंगाल बीजेपी के हेल्थ सर्विसेज सेल के कन्वीनर थे। बीमार और बेसहारा लोगों को वो सरकारी अस्पतालों में एडमिट करवाते थे। उन्हें इलाके में बुलेट दा के नाम से जाना जाता है। 40 साल के सिन्हा अनमैरिड हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर बयान दिया है। उनसे एक प्रोग्राम में पूछा गया कि क्या वे महाकुंभ जाएंगे। इस सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा खुदा जो है वो पानी में है। सर दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में।
मेरा खुदा मेरे हर जगह सर दिल्ली इलेक्शन में जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही है, आपको लगता है उससे बीजेपी को फायदा होगा? अरे यार, या तो मुझे खुदा बनना पड़ेगा या ऐसा अंतर्यामी मुझे बनना पड़ेगा कि मैं आपसे बता सकूं कि क्या होगा। मैं एक सिंपल आदमी हूँ भैया, मुझे क्या पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मैं तो यहाँ के बारे में ये नहीं जानता था कि आप लोग आएंगे। टीएमसी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने यूसीसी की तारीफ की है। इतना ही नहीं, अब ममता के एमपी ने देश भर में नॉनवेज खाने पर पाबंदी लगाने की मांग भी कर दी है। टीएमसी एमपी ने कहा कि देश भर में नॉनवेज खाने पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केवल गोमांस ही नहीं बल्कि सभी तरह के नॉनवेज खाने पर देश भर में पाबंदी लगानी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना प्रथम दृष्टया सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश में समान यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और मुझे यकीन है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा, लेकिन इसमें काफी बारीकियां और खामियां हैं। टीएमसी एमपी ने आगे कहा कि प्रॉब्लम यह है कि जो नियम उत्तर भारत में लागू किया जा सकता है उसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लागू नहीं किया जा सकता। यूसीसी के प्रोविजन का मसौदा तैयार करने से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्कीद की जानी चाहिए। पिछले साल 9 अक्टूबर को रतन टाटा के इंतकाल के बाद पूरे कारोबारी दुनिया में शोक की लहर छा गई। रतन टाटा की सादगी भरी जिंदगी एक मिसाल के रूप में जानी जाती है। रतन टाटा के कारोबारी जीवन में नौजवान शांतनु नायडू का बड़ा अहम किरदार रहा है। शांतनु को रतन टाटा का खास दोस्त भी कहा जाता था। अब रतन टाटा के इंतकाल के 4 महीने बाद शांतनु नायडू को टाटा मोटर्स में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शांतनु नायडू ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से ये जानकारी दी। शांतनु ने लिंक्डइन पर एक इमोशनल पोस्ट लिखकर कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं टाटा मोटर्स में एक नया ओहदा संभाल रहा हूँ। मुझे याद है जब मेरे वालिद अपनी सफ़ेद शर्ट और नेवी पैंट में टाटा मोटर्स प्लांट से घर जाते थे और मैं खिड़की पर उनका इंतजार करता था। रतन टाटा के सबसे खास रहे शांतनु नायडू को टाटा मोटर्स के जनरल मैनेजर हेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात हुकूमत ने रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नई कमेटी बनाई है। इस 5 मेंबर की कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंजना देसाई कौन है? चलिए हम आपको बताते हैं। जस्टिस देसाई इंडियन जुडिशियल सिस्टम की एक नामी शख्सियत है। उनका कानूनी सफर 1970 के दशक में मुंबई से शुरू हुआ। अपने करियर में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एससी प्रताप के जूनियर के रूप में काम किया और बाद में कई अहम मामलों में सरकारी वकील के रूप में भी सामने आई। 1979 में वो बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकारी वकील अपॉइंट हुई। कानूनी समझ और काबिलियत को देखते हुए 1996 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में जज मुकर्रर किया गया। फिर 2011 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। 2014 में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। 2018 में वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की चेयरमैन बनी। जम्मू कश्मीर के असेंबली हलकों के पुनर्गठन का काम किया। उनकी सदारत में 7 नई असेंबली सीटें बनाई गई, जिससे सीटों की कुल तादाद 90 हो गई। साथ ही अब बात यूसीसी की। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की सदारत की थी। अब गुजरात हुकूमत में यूसीसी प्लान की तैयारी की उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात को लेकर वोटिंग जारी है। इसी कड़ी में भारत के साबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपना वोट डाला। वोट करने के बाद चंद्रचूड़ ने मीडिया से भी बातचीत की। साबिक सीजेआई ने कहा कि मुझे लगता है हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से परिपक्व है और लोग अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किस तरह अपना वोट डालना है। चंद्रचूड़ ने कहा कि ईवीएम की वैलिडिटी को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईवीएम की वैलिडिटी को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी मैदान में फैसला लेने वाली आखिरी आवाज है जिसने ईवीएम की वैलिडिटी की तस्दीक की है और मुझे लगता है कि हमें इसे कबूल करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। युवा वोटर्स से दरख्वास्त करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि युवा वोटर्स को मेरा पैगाम है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये हर शहरी की जिंदगी में एक अहम पल है। मुस्लिम मिरर ने एक रिपोर्ट शाया की है कि 2014 में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत के सत्ता में आने के बाद से हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 85% मुलजिम बीजेपी या उनके सहयोगी हिंदू तंजीमों से जुड़े हैं। पहला वाकया 1 जनवरी को तेलंगाना के घाटकेसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े गौरक्षकों ने एक मवेशी व्यापारी आमिर कुरैशी और उसके ड्राइवर पर हमला किया। बिना सबूत के अवैध गो हत्या का इल्जाम लगाया।
दूसरा वाकया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में 2 जनवरी को 3 मुस्लिम खातून को न्यूड करके पूरे गांव में घुमाया गया। तीसरी घटना आगरा में औरंगजेब हवेली की तामीर को नुकसान पहुंचाया गया। चौथी घटना नेपाल के एक मौलाना फिरोज आलम को जबरन धर्म परिवर्तन मामले के लिए 4 साल की जेल की सजा से रिहा होने के कुछ ही वक्त के बाद 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पांचवी घटना 2025 के कुंभ मेले को बम विस्फोट की वार्निंग दी गई थी। इस पोस्ट का नासिर पठान नामक यूजर ने पोस्ट किया। पुलिस के जरिए की गई जांच में पता चला कि ये अकाउंट पूर्णिया के 17 साल के तलबा आयुष कुमार जायसवाल ने बनाया है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में हज और उम्रा पर जाने वालों के लिए सरकारी कॉलेज में वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, जिसके चलते इंतजामिया की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने हाल ही में उम्रा के सफर पर जाने वाले तमाम आज़मीन के लिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट को दस्तयाब कराने का कानून बनाया है। बता दें कि मेनिंजाइटिस बुखार की वैक्सीन लाजमी तौर पर लगाई जानी चाहिए। ये वैक्सीन जलगांव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दस्तयाब नहीं है। जलगांव एकता तंजीम ने जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद से मुलाकात की, जिसके बाद आयुष प्रसाद ने फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज सुपरिटेंडेंट से राब्ता किया। इस दौरान सामाजिक कारकुन फारूक शेख ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम माननीय जिलाधिकारी आयुष प्रसाद साहब से मिले, उनको कहा, उन्होंने इमीडिएट लगाया कि ये लस अपने पास अवेलेबल है, इसलिए उन्होंने डीन ठाकुर साहब को फ़ोन लगाया। डीन ठाकुर साहब ने कहा कि अवेलेबल है, मेरी भी बात करा दी। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ आने पर पता चला कि डीन ठाकुर साहब छुट्टी पर है, जिनकी तरफ चार्ज है मारुतिराव पोटे। हम उनसे मिले, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में चेक किया, उनके पास अवेलेबल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कांटेक्ट करो। हमने जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्टर गोलब साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन से बात करो। मैंने सिविल सर्जन डॉक्टर किरण पाटिल से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी नहीं है और ये काम सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करता है। फिर हम और आके मैंने खुद कांटेक्ट किया गिरीश ठाकुर साहब से मोबाइल पे, उन्होंने कहा कि ये लस हमारे पास है, आप मेरे ऑफिस जाके मेरे स्टेनो को लेके मारुतिराव पोटे साहब से मिलो। फिर हमने मिले, फिर विजय गायकवाड़ साहब जो उनके रजिस्ट्रार है वो भी आए, जो कि एमडी है यहाँ के, उन्होंने भी पूरा चेक किया और यही कहा कि ये लस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।